आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। तो 19 में कह रहा है कि चित्र 3.10 में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। तो जो हमको ग्राफ दिखाए गए हैं, इन ग्राफ के माध्यम से हमको ये बताना है कि वस्तु किस स्थिति में है। तो देखिए, अगर ए वाले ग्राफ को हम देखें तो ए वाले ग्राफ में हमको ये बता रहा है, ए वाले ग्राफ में देखिए यक्स है, इसका मतलब ये स्थिति को बता रहा है, विस्थापन को, और ये टी है, इसका मतलब ये लाइन हमको समय के बारे में बता रही है। तो ये केंद्र बिंदु है जिसको ओ लिखना चाहिए था, तो ये केंद्र बिंदु ओ है। तो ओ पर देखिए समय भी 0 है, वस्तु का विस्थापन भी 0 है। अब अगर हम इस लाइन पर चलें, इस लाइन पर जिस पर टी लिखा है, तो टी लाइन पर चलें तो ये समय को बताती है। तो इस लाइन पर भी, इस लाइन पर विस्थापन 0 होगा। तो अगर हम ए पर पूछे हमसे कोई कि विस्थापन क्या होगा, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि यक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 इसलिए होगी क्योंकि अगर हम यहाँ से लंब डालें इस लाइन पर, तो यहाँ केंद्र में मिलता है जाकर के, उसी के सीध पर ए बिंदु है, ये यहाँ पर जो काट रहा है। तो चूंकि ये 0 पर मिलेगा करके यहाँ पे, इसलिए विस्थापन 0 है। तो यहाँ पर विस्थापन 0 है, फिर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है विस्थापन, और कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस विस्थापन बढ़ा और एक स्थिति तक बढ़ने के बाद फिर घटने लगा, फिर यहाँ पर देखिए 0 हुआ है, यहाँ पर 0 हुआ है। फिर चूंकि ये ग्राफ नीचे को गया है, इससे अगर यहाँ पर लंब डालेंगे यहाँ से, तो ये नीचे आ जाएगा 0 के नीचे। इसका मतलब यहाँ तक विस्थापन पॉजिटिव है, तो यहाँ तक निगेटिव है। यहाँ इस लाइन में निगेटिव है, यहाँ बी, यहाँ नीचे केंद्र के यहाँ नीचे बी बिंदु देखिए यहाँ पर है, ये ओ बिंदु है यानी 0, यानी यहाँ पर विस्थापन और समय 0 है। तो अगर यहाँ से लंब डालें तो यहाँ पर गिरेगा करके, इसका मतलब विस्थापन इसका निगेटिव है। इसका मतलब अब वस्तु उल्टी दिशा में चलने लगी है, और फिर चलने के बाद फिर देखिए समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ भी, यहाँ से भी लंब डालेंगे तो यहीं गिरेगा, यहाँ से डालेंगे तो यहीं गिरेगा। इसका मतलब अब समय के साथ वस्तु के विस्थापन नहीं हो रहा है, स्थिति नहीं बदल रही। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वस्तु स्थिर है, मतलब x 0 है। अब इसी को समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है xt ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि प्रारंभ में x 0 है, फिर यह एक स्थिर मान प्राप्त करता है। पहले देखिए यहाँ पर 0, फिर एक स्थिर मान यहाँ पर प्राप्त करता है, स्थिर मान जिसका कुछ मान है। पुनः यह 0 हो जाता है, फिर से देखिए यहाँ नीचे आकर के यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से लंब डालेंगे तो केंद्र से होकर के गुजरेगा, 0 हो जाता है। तथा फिर यह विपरीत दिशा में बढ़कर, अब देखिए इधर को चल रहा है, इसका मतलब विस्थापन इधर पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ लंब डालेंगे तो ये 0 के नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव है विस्थापन, इसका मतलब वस्तु उल्टी दिशा में चल रही है। अगर एक तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर नीचे को आएगा तो निगेटिव मानेंगे। तभी कह रहा है कि फिर यह विपरीत दिशा में बढ़कर अंत में एक स्थिर मान प्राप्त कर लेता है। स्थिर मान मतलब विरामावस्था। तो यहाँ तक आकर के फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक टी, समय तो बढ़ रहा है, टी वाली रेखा ये है, तो इसमें आगे चलेंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से लंब डालेंगे तो विस्थापन देखिए नहीं बढ़ रहा है। इस लाइन पे हम नहीं जा रहे आगे, यहीं पर स्थिर है, चाहे जहाँ से लंब डालें। इसका मतलब समय के साथ वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर आकर के वस्तु स्थिर हो गई। तो वही कह रहा है कि विपरीत दिशा में बढ़कर अंत में एक स्थिर मान यानी विरामावस्था प्राप्त कर लेता है। अतः यह ग्राफ इस प्रकार की भौतिक राशि व्यक्त करता है जैसे एक गेंद को विरामावस्था से फेंका जाता है और यह दीवार से टकरा कर लौटती है। तो पहले देखिए विस्थापन पॉजिटिव है और फिर यहाँ के बाद निगेटिव है, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दीवार से बाल ऐसे टकलाई, मतलब विस्थापन इधर पॉजिटिव, फिर लौटी, तो इसका मतलब विस्थापन निगेटिव। तो वही कह रहा है
कि यह ग्राफ इस प्रकार की भौतिक राशि व्यक्त कर सकता है जैसे एक गेंद को विरामावस्था से फेंका जाता है और वह दीवार से टकरा कर लौटती है तथा कम चाल से उछलती है। कम चाल से उछलती है क्योंकि यहाँ पर देखें जो ये दूरी जितनी है ये यहाँ से लंब डाले तो उतनी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन ज्यादा है, यहाँ पर विस्थापन कम है। और xt ग्राफ हमको चाल बराबर दूरी वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसका मतलब ये ग्राफ वेग को बताता है। इसका मतलब यहाँ पर वेग ज्यादा है और यहाँ पर क्योंकि विस्थापन बहुत कम है, इसका मतलब वेग कम है क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय यानी वेग विस्थापन के समानुपाती है। जितना ज्यादा विस्थापन है उतना ज्यादा वेग है, तो इधर वेग ज्यादा है और लौटते समय देखिए क्योंकि यहीं तक विस्थापन हुआ इसका मतलब वेग कम है, इसलिए कह रहा है कि दीवार से टकरा कर लौटती है तथा कम चाल से उछलती है क्योंकि विस्थापन कम है तथा यह क्रम इसके विराम में पहुंचने तक चलता रहता है। तथा यह क्रम जो है इसके विराम में पहुंचने तक चलता रहता है। अब इसको देखते हैं। ये xt ग्राफ था यानी विस्थापन समय, ये वेग समय ग्राफ है। वी देखिए वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ में देख रहे हैं, देखिए यह ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि वेग समय के प्रत्येक अंतराल के साथ परिवर्तित हो रहा है तथा प्रत्येक बार इसका मान कम हो रहा है। इसको देखिए ये रेखा बड़ी बनाया है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर छोटी करती चला गया। तो वेग समय ग्राफ है, इसका मतलब वेग में समय के साथ बदलाव हो रहा है। तो पहले वेग ज्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर धीरे धीरे बहुत कम हो गया। तो इसको देखते हैं। यह ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि वेग समय के प्रत्येक अंतराल के साथ परिवर्तित हो रहा है तथा प्रत्येक बार इसका वेग कम हो रहा है। इसलिए यह ग्राफ एक ऐसी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकता है जिसमें एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद फेंके जाने पर धरती से टकराकर कम चाल से उछलती है तथा प्रत्येक बार धरती से टकराने पर इसकी चाल कम होती जाती है। इसका मतलब पृथ्वी से टकराती है, ऊपर जाती है तो पहली बार ज्यादा जाएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर धीरे धीरे रुक जाएगी। तो वो ग्राफ हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए xt लाइन ज्यादा बनाई गई, फिर कुछ समय अंतराल के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक समय का अंतर है, फिर यहाँ से वस्तु देखिए का वेग और कम हुआ क्योंकि लाइन और छोटी है, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये xt ग्राफ में ये केंद्र बिंदु है। यहाँ पर अगर हम यहाँ के मिले तो v 0 होगा, यहाँ पर मिलाएं t तो यहाँ पर t भी 0 होगा। तो ये जो केंद्र बिंदु है हमारा, तो केंद्र बिंदु पर अगर यहाँ पर देखें तो v भी 0 होगा और t भी 0 होगा। लेकिन एक चीज हमको ये समझना है कि अगर हम ये जो बनाया गया यहाँ से ऐसे लंबवत लंब डाले तो यहाँ पर काटेगा और समय वाले में लंब डाले तो यहाँ पर काटेगा। इसका मतलब केंद्र बिंदु पर जब वस्तु है तो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। यहाँ पर भी वेग था, वेग था। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ आएगा। इसका मतलब केंद्र पर जब वस्तु है तो ये वेग है क्योंकि ये देखिए यहाँ तक आ रहा है ना ग्राफ। और समय भी है समय भी 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए समय भी आ रहा है इस लाइन पर। ये केंद्र बिंदु पर नहीं काट रही और ये भी केंद्र बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ग्राफ बनाया गया जहाँ पर केंद्र बिंदु माना गया है तो केंद्र बिंदु जिसको माना गया उस समय वस्तु स्थिर नहीं थी, चल रही थी। तो यहाँ पर वेग ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम, उससे कम, उससे कम, घटते घटते कम हो गया या वस्तु विराम अवस्था में आ गई। अब इसको देखते हैं, सी वाला ग्राफ देखते हैं। देखिए सी वाले में क्या कर रहा है। यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि वस्तु अल्प समय में ही त्वरित हो जाती है। अतः यह ग्राफ एक ऐसी भौतिक स्थिति को व्यक्त कर सकता है
जिसमें एक समान चाल से चलती हुई गेंद को अत्यल्प समय अंतराल में बल्ले द्वारा टकराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ है। इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ तक वस्तु यहाँ पर समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन त्वरण नहीं है क्योंकि त्वरण वाली लाइन यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये केंद्र में आ जाएगी, केंद्र में, और केंद्र में ये काट रही है। देखिए जो ग्राफ है केंद्र में काट रहा है। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक वस्तु में त्वरण नहीं है, इसका मतलब एक समान चाल से चल रही है। फिर देखिए अचानक बहुत तेजी से त्वरण बढ़ रहा है क्योंकि इसका ग्राफ का ढलान जो है बहुत ज्यादा है, इसका मतलब त्वरण बहुत स्पीड से बढ़ा। फिर देखिए उतनी ही स्पीड से ये घटने लगा, उतनी स्पीड से घटने लगा और फिर एक समान चाल से वस्तु चलने लगी। तो कह रहा है कि ये ग्राफ हमको क्या प्रदर्शित करता है? यह ग्राफ प्रदर्शित करता है कि वस्तु अल्प समय में ही त्वरित हो जाती है। देखिए बहुत कम समय तक एक समान गति से चली, अतः यह ग्राफ एक ऐसी भौतिक स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें एक समान चाल से चलती हुई गेंद को अत्यल्प समय अंतराल में बल्ले द्वारा टकराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक एक समान चाल से चली क्योंकि त्वरण यहाँ पर नहीं है, जीरो है। जब त्वरण जीरो होता है तो वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा क्योंकि वेग परिवर्तन ही त्वरण है। अगर त्वरण होता तो इस लाइन पे ग्राफ कहीं ना कहीं काटता, लेकिन इस लाइन पे अगर लंब डाला जाए तो वो केंद्र बिंदु से होकर के जा रहा है। यहाँ पर देखिए लंब पड़ जाएगा, यहाँ भी पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ केंद्र बिंदु पर पड़ेगा, यहाँ जाएगा। और फिर ये ग्राफ का ढलान बहुत ज्यादा है, इसका अचानक बहुत तेजी से त्वरण बढ़ता है, फिर अचानक बहुत तेजी से गिरता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वस्तु से जो है गेंद आई और एक समान वेग से बल्ले से टकराई और फिर दूर चली गई, ऐसा महसूस हो रहा है। अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चित्र 3.11 में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति के लिए xt ग्राफ दिखाया गया है। सरल आवर्त गति हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये खूंटी है, कोई खूंटी है, यहाँ से एक धागा बांध करके इसमें पत्थर लटका दिया जाए और पत्थर को इधर उधर छोड़ के इतना खींच के छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसी को सरल आवर्त गति कहते हैं। और चूंकि एक सरल रेखा में ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब एक विमा है, तो इसको एक विमीय गति कह सकते हैं, एक विमीय सरल आवर्त गति कह सकते हैं। इस गति के बारे में आप अध्याय 14 में पढ़ेंगे। समय t बराबर 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड तथा -1.2 सेकंड पर कण के स्थित वेग व त्वरण के चिन्ह क्या होंगे, ये हमको बताना है। समय 0.3 सेकंड, तो यहाँ पर 0 देखे, 0 और 0.3 सेकंड यहाँ कुछ ऊपर आएगा और 1.2 सेकंड भी ऊपर आएगा, मतलब ये xt ग्राफ है तो समय यहाँ पर कुछ आगे आएगा इस तरह, क्योंकि t वाली लाइन ये है तो इसमें 0.3 सेकंड तथा 1.2 सेकंड कहीं आएगा और ये नीचे वाले ग्राफ में -1.2 सेकंड आएगा। नहीं, इधर वाले ग्राफ में -1.2 सेकंड, क्योंकि t इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, t इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, और विस्थापन इधर पॉजिटिव होगा, विस्थापन इधर निगेटिव, क्योंकि ये विस्थापन वाली लाइन है, ये समय वाली लाइन। तो 0.3 और 1.2 सेकंड इधर होंगे और -1.2 सेकंड इधर होगा। अब इसको देख लेते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण a बराबर -ω² होता है। ये स्क्वायर है जो इसको यहाँ लिख दिया है, जहां ओमेगा नियतांक है जिसे कोणीय आवृत्त कहते हैं। पीछे जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय सूत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर जो था, पहले के बाद दूसरा,
तो उसमें ये आया था। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जहाँ ओमेगा एक कोणीय आवृत्ति। अब समय t बराबर 0.3 सेकंड दे दिया है, पर x ऋणात्मक है, xt ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है, अतः स्थित एवं वेग ऋणात्मक है, चूंकि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, तो अब 0.3 सेकंड कह रहा है। तो ये 1 सेकंड है, तो यहाँ पर कहीं ये मान लीजिए 0.5 यहाँ पड़ेगा, 0.5 यहाँ पड़ेगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि पेंडुलम गति कर रहा है ऐसे ऐसे, तो जरूरी नहीं कि 0 पॉइंट पर यहाँ है, लेकिन हम फिर भी लगभग मान लेते हैं। तो 0.3 हमारा यहाँ पर पड़ेगा, 0.3 सेकंड। तो अब देखिए 0.3 सेकंड में ये विस्थापन है, तो अगर यहाँ पर हम एक लंब डालें तो विस्थापन हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, समय इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो विस्थापन हमारा निगेटिव। इसलिए कह रहा है कि xt ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है, नीचे की ओर जा रहा है, अतः स्थित एवं वेग ऋणात्मक है। तो वेग और स्थित, यानी स्थित मतलब विस्थापन और वेग, क्योंकि xt ग्राफ है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो जब विस्थापन निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, अतः वेग स्थित एवं वेग ऋणात्मक है, चूंकि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें भी ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है इसलिए, और वैसे भी ग्राफ में हमको पता चल रहा है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है 1.2 सेकंड। अब देखिए ये 1 सेकंड है, तो यहाँ पर अब कहीं पर 1.2 आएगा, तो इसको देखते हैं। अतः त्वरण धनात्मक है, समय t बराबर 1.2 सेकंड पर x धनात्मक है, xt ग्राफ का ढाल भी धनात्मक है, अतः स्थित एवं वेग धनात्मक है, चूंकि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अतः त्वरण ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि देखिए यहाँ पर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, 1.2 मान लीजिए हमारा, ये 1 सेकंड है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1.2 सेकंड पड़ेगा। तो इसमें अगर हम ढलान बनाए तो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये देखिए x इधर पॉजिटिव लिया गया था, तो पॉजिटिव में जा रहा है, और समय भी हमारा देखिए इधर समय पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, इसका मतलब समय भी पॉजिटिव है और स्थित भी पॉजिटिव है, और वेग बराबर हमारा विस्थापन बटे समय होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो वेग भी हमारा, चूंकि ग्राफ पॉजिटिव है, समय भी पॉजिटिव है, इसलिए वेग भी पॉजिटिव होगा, और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो a में अब देखिए निगेटिव साइन लगा है, तो त्वरण हमारा निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको ध्यान देना, कि त्वरण निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए गलत लिख दिया है यहाँ पर, समय t बराबर, इसको हटाइए, समय t बराबर 1.2 सेकंड पर x धनात्मक है, xt ग्राफ का ढाल भी धनात्मक है, अतः स्थित एवं वेग भी धनात्मक है, चूंकि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अतः त्वरण ऋणात्मक है। ये गलत दिखा है, यहाँ ऋणात्मक लिखना चाहिए था, तब सही हो जाता। अब आगे देखते हैं अगला ग्राफ। अब किस पर कह रहा है, अब कह रहा है माइनस 1.2 सेकंड पर। अब देखिए माइनस 1.2 सेकंड, -1 यहाँ है, तो माइनस 1.2 मान लीजिए यहाँ होगा, क्योंकि ये 1.5 हो जाएगा।
तो मान लीजिए 1.2 यहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ से हम ऐसे ग्राफ डालेंगे x और ये हमारा t। तो t देखिए यहाँ पर देखिए x हमारा निगेटिव है, नीचे की ओर जा रहा है, और t इधर को जाने पर t भी निगेटिव है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए समय t बराबर -1.2 सेकेंड पर x ऋणात्मक है। यह xt ग्राफ का ढाल भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, यहाँ पर हम आपको बताए दे रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर समय देखिए इधर निगेटिव है और x इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, समय इधर पॉजिटिव है। t लिख देते हैं, t x x। अब ये स्लोप नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसके लिए x भी निगेटिव है क्योंकि इस लाइन में आएगा, और इधर जा रहा है, इसका मतलब t भी निगेटिव होगा, t भी निगेटिव होगा। अब v इक्वल टू वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो वेग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि त्वरण a इक्वल टू होता है -ω² x। अब ये यहाँ इसमें केवल x आ रहा है, x हमारा निगेटिव है, तो जब इसमें निगेटिव रखेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो a हमारा पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी और त्वरण और वेग पॉजिटिव होंगे, विस्थापन और समय निगेटिव होंगे। त्वरण और वेग पॉजिटिव होंगे, विस्थापन और समय निगेटिव होंगे। तो इसको ध्यान दे दीजिए, इसमें गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिए। x ऋणात्मक है, st ग्राफ का ढाल भी ऋणात्मक है तथा वेग धनात्मक है, अंत में त्वरण भी धनात्मक है। तो ये सब सही है, ये केवल गलत है। वेग धनात्मक हो जाएगा, त्वरण भी धनात्मक, क्योंकि x निगेटिव है, t निगेटिव है, तो v इक्वल टू विस्थापन बटे समय, ये निगेटिव, तो v हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव कट जाएंगे। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव कट जाएंगे। अब a इक्वल टू -ω² x। अब ये माइनस तो पहले से लगा है और ये हमारा भी निगेटिव हो गया, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो a हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए इंग्लिश वाली बुक हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश वाले बुक में लिखा है, इन दिस टाइम इंटरवल x इज निगेटिव, मतलब x ऋणात्मक है, दैट द स्लोप ऑफ xt प्लॉट विल आल्सो बी निगेटिव। इसलिए जो ढलान है xt ग्राफ का वो भी निगेटिव है। सिंस बोथ x एंड t आर निगेटिव, इसलिए दोनों निगेटिव हो गए। द वेलोसिटी कम्स टू बी पॉजिटिव। अब चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय दोनों निगेटिव है, तो कट जाएंगे, इसलिए वेग हमारा पॉजिटिव होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट कैन बी इंटरफियर दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। अब इक्वेशन फर्स्ट ये दिया गया है कि a बराबर -ω² x होता है, इसलिए क्योंकि x निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए त्वरण हमारा पॉजिटिव होगा। इसलिए कह रहा है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण ऑफ द पार्टिकल विल बी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल का त्वरण पॉजिटिव होगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कह रहा है चित्र 3.12 में किसी कण की एक विमीय गति का ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें 3 समान अंतराल दिखाए गए हैं, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चित्र बताइए। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, तो यहाँ पर xt ग्राफ बनाया गया है। देखिए xt ग्राफ, और कह रहा है एक विमीय है, मतलब
1 डायमेंशनल है। तो कह रहा है, तो इसमें हमको क्या बताना है, कह रहा है कि 3 समय अंतराल दिए गए हैं, किस समय अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है, प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चित्र बताइए। तो हम जानते हैं कि लघु अंतरालों में एक्सटी ग्राफ का ढाल उस अंतराल में कण की औसत चाल बताता है। तो जाहिर सी बात है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर ये दूरी है ये समय है तो इसका मतलब ये एक्सटी ग्राफ हमको चाल बताएगा। तो वही कह रहा है कि एक्सटी ग्राफ का ढाल उस अंतराल में कण की औसत चाल बताता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि अंतराल 3 में ग्राफ का ढाल अधिकतम है। अंतराल 3 में ग्राफ का ढाल अधिकतम है। अब कैसे पता चलेगा, अंतराल 3 में देखिए, अगर यहाँ पर जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जाए तो ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है इससे। और एक चीज ये भी देखेंगे, ये दूरी तो ज्यादा है ही, प्लस ये देखिए स्लोप, ये ढलान कम है और ये ढलान बहुत ज्यादा है, देखिए बहुत ज्यादा है ये। तो ये ढलान 1 है, कम है, ये ढलान 2 और ज्यादा है, ये ढलान 3 है, ये ढलान 3 है, तो ये सबसे ज्यादा है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि अंतराल 3 में ग्राफ का ढाल अधिकतम है, परंतु अंतराल 2 में न्यूनतम है। अंतराल 2 में न्यूनतम है। देखिए ये ज्यादा, यहां से कोई लुढ़केगा तो यहां तक आराम से लुढ़क सकता है, ये कुछ ज्यादा है, क्योंकि अगर 2 को देखें तो यहां पर आ जाएगा, ये हमारा 2, इसकी ढलान कुछ कम है, इसकी ज्यादा है। ग्राफ में उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा, बारीकी से देखे तो ये कुछ ज्यादा ढाल में, ये कुछ, इसका कुछ निचाव ज्यादा है, इसका कुछ निचाव कम है। इसका मतलब ये कम ढलान है, ये ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो वही कह रहा है कि 3 में अधिकतम है तथा 2 में न्यूनतम है, अतः औसत चाल अंतराल 3 में अधिकतम तथा अंतराल 2 में न्यूनतम होगी। ऐसी बात है कि इसका जो ढलान है वही हमारा xt है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और समय का ग्राफ है, तो ढलान जिसमें ज्यादा है उसका वेग चाल अधिकतम होगी। 3 में ढलान ज्यादा है तो 3 में चाल अधिकतम होगी, 2 में सबसे कम है तो 2 में सबसे कम होगी। इसके विपरीत अंतराल 1 तथा 2 में ढाल धनात्मक है, परंतु अंतराल 3 में ऋणात्मक। अगर हम लोग इधर ये पॉजिटिव ले लें और नीचे निगेटिव ले लें तो ये देखिए ढलान 1 और 2 ये पॉजिटिव हैं, और ये चूंकि केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से नीचे जा रहा है ढलान तीसरा, तो ये ऋणात्मक है। अतः अंतराल 1 व 2 में औसत वेग धनात्मक है, परंतु अंतराल 3 में ऋणात्मक होगा। अब प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। कह रहा है चित्र 3.13 में किसी नियत यानी स्थिर दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समय अंतराल दर्शाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिणाम अधिकतम होगा, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में वेग तथा त्वरण के चिन्ह बताइए। ए बी सी तथा डी बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे। वी का मतलब वेग, ए का मतलब वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एक्सीलरेशन। वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो अब ये चीज हमको बताना है। चाल समय ग्राफ है, इसका मतलब चाल समय ग्राफ क्या, वेग समय ग्राफ कहना चाहिए। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तभी हम त्वरण बता पाएंगे। अगर चाल कहेंगे तो त्वरण बताना कठिन है। हाँ, एक विमीय गति जो कह रहा है, एक विमीय गति है अगर, तो एक विमीय गति में क्योंकि एक ही रेखा में एक दिशा में है, तो इसलिए वही चाल ही हमारी विस्थापन कहलाएगी। तो अंतराल में औसत चाल अधिकतम है, सब पूछ रहा है। तो देखिए पहले क्या पूछा है, किस अंतराल में औसत त्वरण का परिणाम अधिकतम होगा, परिमाण अधिकतम होगा।
औसत त्वरण। तो देखिए हम जानते हैं कि लघु अंतरालों में वीटी ग्राफ के ढलान का परिमाण कण के औसत त्वरण को परिमाण देता है। तो इसको देखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो चूंकि चाल कहें या एक विमीय गति हो रही तो वही वेग हो जाएगा, एक सरल रेखा में एक ही दिशा में। तो वेग और समय ग्राफ ही हमारा त्वरण बताता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर यानी समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वही त्वरण होता है। तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि लघु अंतरालों में, चूंकि यहाँ पर चाल लिख दिया है तो बहुत लघु अंतराल मतलब बहुत कम समय में चाल ही हमारी वेग हो जाएगी, क्योंकि दिशा का परिवर्तन नहीं होगा। तो जब दिशा प्राप्त हो जाएगी तो दिशा सहित चाल को ही वेग कहते हैं, क्योंकि दिशा वेग का परिमाण ही हमारा चाल होती है। जो पहले अक्षर लिखा जाता है, गिनती लिखी जाती है, वही चाल होती है। तो जब अंतराल बहुत कम होगा तो दिशा नहीं बदलेगी, तो इसलिए उसी को हम वेग कह देंगे। इसीलिए लघु अंतराल शब्द लिखा है कि हम जानते हैं कि लघु अंतरालों में वीटी ग्राफ के ढाल का परिमाण कण के औसत त्वरण को परिमाण देता है। ठीक, चित्र दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि ढाल का परिमाण 2 में अधिकतम तथा 3 में न्यूनतम है। ढाल का परिमाण अगर हम देखें तो यहां पर देखिए स्लोप को देखते हैं। 2 में ये इतना स्लोप, ये 2 है। ये देखिए ढलान कितनी ज्यादा है, ढलान कितनी ज्यादा है। इसमें देखिए यहाँ पर ढलान है ही नहीं, एक तरह से ढलान है ही नहीं, बहुत कम है ढलान। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि लघु अंतरालों में वीटी ग्राफ के ढाल का परिमाण कण के औसत त्वरण को परिणाम देता है। दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि ढाल का परिमाण 2 में अधिकतम तथा 3 में न्यूनतम है। अतः औसत त्वरण का परिमाण अंतराल 2 में अधिकतम तथा 3 में न्यूनतम है। क्योंकि वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ वेग परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जिसमें ढलान ज्यादा होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा, जिसमें ढलान कम होगा तो उसका त्वरण कम होगा। ये ढलान सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा त्वरण होगा, इसमें सबसे कम होगा। आगे देखते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि औसत चाल समय अंतराल 3 में अधिकतम है तथा समय अंतराल 1 में न्यूनतम है। अब देखिए यहां पर देखिए चाल मतलब सबसे ज्यादा किसमें है, जिसका उठान जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रेखा हमारी चाल को बताती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आ गया और पहले में यहाँ पर आ गया, दूसरे में सी में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसमें है, मतलब चाल वाली रेखा में सबसे दूरी हम किसमें चल रहे हैं, इसमें। इसका मतलब सबसे ज्यादा चाल इसमें है, डी वाले में, उससे कम इसमें है। सबसे कम चाल किसमें है, इसमें, क्योंकि ये ग्राफ की जो लाइन है चाल बता रही है। तो जिसमें जितना ज्यादा ऊंचाई होगी यानी केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा दूर होंगे उसका मतलब उसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि ये लाइन चाल बता रही है। तो डी में चाल सबसे ज्यादा है, फिर सी में उससे कम है, ए में सबसे कम है। तो वही कह रहा है कि चित्र से स्पष्ट है कि चाल अंतराल 3 में अधिकतम तथा 1 में न्यूनतम। अब आगे कह रहा है सभी तीनों अंतरालों में चाल v धनात्मक है। अब चूंकि देखिए ये चाल है, ये एक्सिस धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो सब में ए बी सी सभी ढलानों में जो है सभी में देखिए चाल धनात्मक है। और वैसे भी चाल का कोई चिन्ह नहीं होता, वेग का होता है, तो चाल कहीं भी धनात्मक ही होगी, इसको भी ध्यान देना है। सभी तीनों अंतरालों में चाल धनात्मक है। पुनः अंतराल 1 में वीटी ग्राफ का ढाल धनात्मक है, जबकि अंतराल 2 में ढाल ऋणात्मक है, तो त्वरण भी ऋणात्मक होगा। इसमें देखिए
चाल ऊपर को जा रही है, ऊपर धनात्मक, इसमें देखें नीचे को आ रही है तो नीचे को ऋणात्मक लेंगे, तो ढाल धनात्मक है तो इसलिए त्वरण धनात्मक होगा। ये ढलान इधर से वर्ष जाएगी, ऐसे आएगी, इसका मतलब नीचे को जा रही, तो ऊपर को जाएगी तो धनात्मक, नीचे को जाएगी तो ऋणात्मक, तो इसलिए इसमें देखिए ऊपर को जा रहा है तो ये धनात्मक त्वरण होगा, ये ऋणात्मक त्वरण होगा। और इसमें चूंकि ये देखिए प्लेन है तो इसमें त्वरण होगा ही नहीं, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा, ढलान है ही नहीं, ये समांतर हो रहा है। तो ढलान नहीं है तो वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, और वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण है, जब वेग नहीं बदल रहा तो त्वरण 0 होगा। तो इसमें त्वरण धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक है, इसमें 0 है। इसको देख लीजिए, सभी 3 अंतरालों में चाल धनात्मक है, क्योंकि चाल में दिशा होती ही नहीं तो सब जगह धनात्मक होगी। पुनः अंतराल 1 में वीटी ग्राफ का ढाल धनात्मक है, जबकि समय अंतराल 2 में ढाल ऋणात्मक है, इसलिए त्वरण भी ऋणात्मक होगा। चूंकि अंतराल 3 में वीटी ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, अतः इस अंतराल में त्वरण 0 होगा। अब आगे कह रहा है ए बी सी तथा डी बिंदुओं पर वीटी ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसलिए सभी चारों बिंदुओं पर ए 0 है। ए बी सी डी बिंदु देख लेते हैं। ए देखिए यहीं से ढाल डालेंगे तो समांतर आएगा, बी पे भी समांतर आएगा, सी पे भी समांतर आएगा, डी पे भी समांतर आएगा। हम ऐसे रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर भी समांतर हो गई चाल वाली, यहाँ भी समांतर होगी, यहाँ पर भी समांतर होगी चाल वाली लाइन पे, क्योंकि चाल बदलेगी नहीं, वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण है, तो वेग बदल ही नहीं रहा, तो ए बी सी तीनों बिंदुओं पर त्वरण 0 होगा। तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो है अब अतिरिक्त अभ्यास के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।